राजनीति त्यागी। आज ये वो चिट्ठी है गुलाम नबी आजाद की जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इसमें कांग्रेस पार्टी की हालत क्यों खराब है उसे लेकर डिटेल में लिखा गया है। तो देश के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम, आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हो चुके हैं। गुलाम नबी आजाद देर सबेर कांग्रेस छोड़ेंगे, इसका अंदाजा तो 7 महीने पहले हो गया था, लेकिन इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ देंगे ये कांग्रेस को भी नहीं सोचा होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर, खास तौर पर राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। गुलाम नबी आजाद ने क्या क्या कहा, वो सारी बातें इस डिबेट के दौरान आपको जानने को मिलेंगी, लेकिन बहुत कम शब्दों में चिट्ठी का मजमून आपको बताएं तो वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ना हुई मानो कोई खिलौना हो गई जो एक बच्चे को खेलने के लिए दे दिया गया हो कि जैसे चाहो खेलो, फेंको या तोड़ो। कांग्रेस पर फैमिली प्राइवेट लिमिटेड होने के आरोप तो पुराने हैं, लेकिन आजाद ने एक एक परत उधेड़कर इस आरोप की भी पुष्टि कर दी है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें इमैच्योर, चाइल्डिश, नॉन सीरियस इंडिविजुअल, ये सब शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए राहुल गांधी के लिए। बचपना बताया, बचकाना बताया और ये भी बताया कि असल में राहुल गांधी के कोई फैसले होते ही नहीं है। कई फैसले तो अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछ कर लेते हैं, अपने पीए से पूछ कर लेते हैं। राहुल गांधी पर चापलूस पसंद, दरबार पसंद और नॉन सीरियस और साथ ही एक सुपर फ्लॉप नेता का ठप्पा लगाकर कांग्रेस छोड़ दी गुलाम नबी आजाद ने। वहीं सब और बेहतर ढंग से कहा जो उनसे पहले कांग्रेस छोड़ने वाले नेता लगातार कहते आए थे और एक भविष्यवाणी भी की, और वो ये कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है, ना इसमें इच्छा शक्ति बची है ना ही काबिलियत। ये भी कहा कि भारत बाद में जोड़ना, कांग्रेस को तो पहले जोड़ लो। इन सारी तोहमतों के जवाब में कांग्रेस के नेता सिर्फ पुराने एहसान याद दिला रहे हैं अब गुलाम नबी आजाद को। इसी पर आज ठोकेंगे ताल, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। कोई बात अगर नहीं हो पाती, किसी कारणवश नहीं हो पाती, तो हम उस बात पर उठकर चले जाएं, रूठकर, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बड़ी मैच्योर बात है। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। If this is going on, then वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा, जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे। जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए, और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं और ये वो 5 पन्नों की चिट्ठी है जो लिखी गई है गुलाम नबी आजाद द्वारा, जिसमें आप सीधे तौर पर उन्हें कितनी तकलीफ हुई है, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उन्हें जो 5 दशकों से ज्यादा का उनका एसोसिएशन रहा उसे लेकर उन्हें कितनी तकलीफ इस वक्त महसूस हो रही है और वो खुद को कितना अपमानित महसूस कर रहे हैं। इन 5 पेजेस में आप वो सीधे तौर पर समझ सकते हैं और कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी को। इस वक्त हमारे साथ सुनील जाखड़ जी हैं,
कभी कांग्रेस पार्टी के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। सुनील जाखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज जब आपको पता चला गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये जो 5 पन्नों की चिट्ठी है, हालांकि जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसमें अल्फाज भले ही अलग हो, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो पहले भी कैप्टन अमरिंदर से लेकर तमाम बड़े नेता कहते आए थे। देखिए, आज जो गुलाम नबी आजाद साहब ने चिट्ठी लिखी है, जो बातें कही हैं, उन्होंने उन सभी बातों के ऊपर मोहर लगाई है जो चंद महीने पहले मैंने जब कांग्रेस को अलविदा कहा था। जिस चापलूसों की टोली की बात वो कर रहे हैं, उन्हीं चापलूसों के बदौलत अगर गुलाम नबी साहब का 50 साल से ज्यादा का संबंध है तो मेरा भी 50 साल से कम का नहीं, पूरे 50 साल पहले कांग्रेस का झंडा मैंने उठाया था। हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियों का संबंध था और इन चापलूसों के बदौलत मुझ जैसे व्यक्ति से बात करने के बजाय नोटिस दिया गया था। जो लोग हीन भावना से ग्रस्त हैं, मैंने ट्वीट से भी कहा था कि कुछ छोटे किरदार के लोग बड़े ओहदों तक रैंक के पहुंच गए हैं, CWC तक पहुंच गए हैं, वो हीन भावना से ग्रस्त हैं और किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को वो स्वीकार करने के तैयार नहीं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो गुलाम नबी साहब के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ इसके लिए ये आज कोई एक अंत नहीं, अपने आप में एक शुरुआत है। ये शुरुआत काफी अरसे पहले, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे, चाहे RPN सिंह जी थे, चाहे जितिन प्रसाद जी थे, आज गुलाम नबी साहब ने अलविदा कह दिया। तो अंदर झांकने की बजाय एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह लीजिए, कि वही शब्दावली जो इन्होंने सुनील जाखड़ के खिलाफ इस्तेमाल की थी, चाहे सिंधिया साहब के या RPN सिंह जी और सबके, आज वही शब्द इनको लेके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने कोटरी शब्द का इस्तेमाल किया सुनील जाखड़ जी, ये कोटरी कौन है? आज हमने नॉन कांग्रेस पार्टीज के नेताओं से भी बात की, वो भी इस कोटरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। कैप्टन साहब ने इस कोटरी शब्द का इस्तेमाल किया, गुलाम नबी साहब ने, उन्होंने तो ये भी कहा कि PA और सिक्योरिटी गार्ड से पूछकर फैसले लिए जाते। ये कोटरी कौन है? आज दर्शक ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने तो जिस दिन मैंने बात की थी, मैंने कोई किसी किस्म का पर्दा नहीं किया, सबके नाम लिए थे। आज भी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि पंजाब में जो कुछ घटा, जिसका कि मैं खुद स्वयं साक्षी हूँ और भुक्तभोगी हूँ, वो सारी जिम्मेवारी चाहे अंबिका सोनी जी थी, चाहे हरीश रावत जी थे, चाहे हरीश ये बायतू राजस्थान से, इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। इन लोगों का पंजाब के साथ इन्होंने कांग्रेस को दुकान बना के छोड़ दिया और कांग्रेस की यहाँ पे जिस किस्म से दुर्गति हुई, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से जिस किस्म का व्यवहार किया गया, और जिस व्यक्ति को खुद अंबिका जी ने और ये हरीश राजस्थान बायतू ने जो को वहाँ कहा था कि राहुल जी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उतार के एक पार्टी को एक बड़ा धरोहर दी है, जिसे उन्होंने एसेट कहा था, जो मुख्यमंत्री बनाए थे चन्नी जी, वो उन लोगों का फैसला था, राहुल जी का फैसला नहीं था। इन लोगों का फैसला इंप्लीमेंट किया गया और आज ये हालात हैं कि जो पार्टी का जो एसेट है वो आज देश से भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो इन हालात में ये जो कुछ हुआ है, इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, ये लोग जिम्मेवार हैं। समय रहते अगर बात संभाल ली जाती, इनको कोसने की बजाय, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में गलतियां निकालने की बजाय अगर कुछ प्रयास किए जाते तो शायद ये दशा आज ना आती। जी, आप रहिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर CM फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सर, गुलाम नबी आजाद जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, वो शॉकिंग लेटर, 5 पेजेस का लेटर, क्या आप भी शॉक हुए? मुझे बहुत गम हुआ जब मैंने ये पहले सुना और फिर जब चिट्ठी पढ़ी उससे और भी मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि ये एक कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉलेज के दिनों से सतून है। इन्होंने कांग्रेस के लिए सारी ज़िंदगी दी है और एक छोटे वर्कर से लेकर ये यूथ इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद ये वर्किंग कमेटी के बहुत बड़े
मेंबर थे, जनरल सेक्रेटरी रहे कई साल, और कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी से लेकर। तो इनने बहुत काम किया है। जम्मू कश्मीर के भी मुख्यमंत्री रहे 3 साल के लिए, और इनका योगदान जो है एज मिनिस्टर, एज वर्किंग कांग्रेस का वर्कर, इनने बहुत काम किया है वतन के लिए। इसलिए बहुत दुख हुआ वो चिट्ठी पढ़ के भी, और ये भी सुन के कि इन्होंने पूरी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से रिज़ाइन किया है। अफसोस है मुझे। आप काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन हैं, आज़ाद साहब भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, आप भी एक वेटरन वॉइस हैं जम्मू कश्मीर से। आप जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर बात करूं तो वहां पर खींचतान चल रही थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ आवाज़ें कुछ सुनी जा रही थी बीते साल 1.5 साल की अगर बात की जाए। कहीं आपको मन में था कि ऐसा हो सकता है? मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कभी भी ये मत समझिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता हैं, ये सारे वतन के नेता हैं। ये ज़्यादा इनको वतन के लोग जानते हैं जितना जम्मू कश्मीर के लोग नहीं जानते। इसलिए ये वतन के एक लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। ये कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन आएगा जबकि ये बेसिक मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे। आपने आई एम श्योर आपने भी वो चिट्ठी पढ़ी होगी, क्योंकि आपने खुद ये कहा कि आप खुद शॉक हुए, आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उस 5 पन्नों की चिट्ठी की अगर फारूक साहब आपसे बात करूं उसके बारे में, तो यही समझ में आता है कि रंजो गम का सबब अगर कोई है उन चिट्ठियों में तो राहुल गांधी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें यह लगा कि उनकी इज्जत जो थी, जो इंदिरा गांधी के वक्त से थी और खुद सोनिया गांधी जी के से थी, वो इज्जत रही नहीं। मुझे लगता है कि उनको इसका बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है, क्योंकि ये मैं समझता था कि ये तो एक घर का एक आदमी था गांधी फैमिली का। वो चिट्ठी लिखी थी ना 23 आदमियों ने, मेरे फारूक साहब बात पूरी करें सर। तो मैं समझता हूँ उस चिट्ठी ने भी उसका फिर रद्द-ए-अमल नहीं निकला उसमें जो उनने मांगा था। इसीलिए लगता है कि उनमें वो तनाव बढ़ता गया। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जिम्मेवार मैं समझता हूँ कोटरी है। जो कोटरी वहाँ पर है, उन्होंने सही सुझाव नहीं दिया होगा, जिससे ये लगा कि उनकी इज़्ज़त पे जो है वो उनको लगा कि मेरी इज़्ज़त अब रही नहीं इस जमात में। फारूक साहब, आपने भी कोटरी का जिक्र किया, एक शब्द यूज किया गया है रिमोट कंट्रोल, जो यूपीए 1 और 2 के टाइम में आरोप लगते रहे, कांग्रेस पार्टी के संचालन में उसी तरह के आरोप लगे। एज अ वेटरन पॉलिटिशियन, कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, और जब आप भी कहते हैं कि कोटरी, और आप बहुत क्लोजली पॉलिटिक्स को मॉनिटर करते हैं, तो आपका इशारा किन लोगों की तरफ है? मैं कोटरी को जानता नहीं हूँ, मगर है, क्योंकि नहीं तो ये लोग क्यों ऐसा करते। ये बड़े लीडर हैं। 23 जिनने वो चिट्ठी लिखी, वो कांग्रेस के बुनियादी ताकत है। उनको ये लगा कि हमें धक्का दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से वो जो नाता इनका सोनिया गांधी जी के साथ था, वो नाता काटने की कोशिश की गई कि इनको अलग कर दिया जाए। ये गलत किया गया। मैंने सोनिया गांधी जी पे इसका कोई अटैक करता हूँ, क्योंकि सोनिया गांधी जी बहुत सुलझी हुई हैं, बहुत नेक नेता हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्हें मुझसे ज़्यादा दुख लगा होगा आज जो गुलाम नबी साहब ने ये किया है। फारूक साहब, आपने जो बातें आपने कही वो उनकी चिट्ठी में उस तरफ इशारा भी किया गया, और ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा है, उन्होंने एक तरफ मिसेस गांधी को जो उनके द्वारा सीनियर लीडरशिप में भरोसा दिखाया गया, और सीनियर लीडरशिप ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे पार्टी के, उन्होंने लेट डाउन नहीं किया। एक तरह का टैसिट सपोर्ट उसमें मिसेस गांधी के लिए दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए जिस तरह से उन्होंने बातें लिखी हैं, आपको लगता
लगता है, और ये पहला मौका नहीं फारूक साहब जब इस तरह से एक सीनियर लीडर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हमने कैप्टन अमरिंदर को भी देखा और उनके बाद कई युवा नेताओं को भी देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखा, हमने जयवीर शेरगिल को रिसेंटली देखा, अश्विनी कुमार जी को देखा। क्या राहुल गांधी का ये जो सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने दशकों तक योगदान दिया है, क्या ये कहें गांधी फैमिली की ये जो जनरेशन है, राहुल गांधी वाली जो जनरेशन है, उसका वो सीनियर लीडर्स जो हैं उनके साथ एक बड़ा डिस्कनेक्ट है? ज़रूर डिस्कनेक्ट है। अगर डिस्कनेक्ट नहीं होता तो ये होता नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे यही इल्तिजा है कि सब्र से कहते हैं पेशेंस, और दूसरा नॉट ओनली पेशेंस बट यू नो ऑल्सो टू हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। ये जवान लीडर है, इस जवान लीडर की सोच एक तरफ से हो सकती है और हम बुज़ुर्गों को एक कोशिश करनी चाहिए जवान को समझने की। जैसे मेरी जमात में है उमर एक छोटा लीडर है, जवान है, और कई हमारे सीनियर लीडर्स जो हैं कभी कभी उनके भी मतभेद हो जाता है, तो मगर मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक करने की। ये क्योंकि मिसेस गांधी थोड़ी सी बीमार रहीं तो वो हो नहीं सका, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अब जबकि वो अमेरिका जा रही हैं, इनको इंतज़ार करना चाहिए था जब तक वो आ जाएं। हो सकता कोई रास्ता निकाला जा सकता था। और मैं तो अब भी कहूँगा इन सब से जो ये सीनियर लीडर्स हैं कि थोड़ा सा सब्र करें और जमात को मत छोड़ें, क्योंकि ये जमात ज़रूरी है। इसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सारी ज़िंदगी गुजारी है, और आज भी जो मुल्क में एक नफ़रतों का एक आलम पैदा हुआ है, उसमें इन जमात की बहुत ज़रूरत है कि हम एक सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन करें, एक फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ख़ुद कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए इसके बजाय मुझे दिखता नहीं है कि कांग्रेस अगर कमज़ोर हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कमज़ोर हो जाती है। फारूक साहब, आप जो बातें कर रहे हैं, बहुत अहम बातें कर रहे हैं। मुझे आपने पर्सनल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि कैसे आपकी पार्टी में एक तरफ सीनियर लीडर्स के तौर पर वेटरन मैं कहूँगी, आप एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ उमर साहब हैं, और वो बैलेंस जो आपने ड्रॉ किया है शायद कांग्रेस पार्टी उससे सीख सकती थी। लेकिन एक और जो बड़ी बात है वो बार बार जो सीनियर लीडरशिप जिस बात को बार बार उठाती रही, जो सीनियर लीडर्स थे उठाते रहे, वो कहते रहे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लगातार हारती रही। पार्टी ने बाकायदा गुलाम नबी साहब ने एग्जाम्पल देके बताया कि किस तरह से करीब 30 इलेक्शंस जो थे वो पार्टी ने गवा दिए, वो राज्य गवाए, और सिर्फ 2 राज्यों में मौजूदा हालात में पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस के साथ इस वक्त कांग्रेस कितनी मुश्किल में आपको दिखाई देती है, और ये जो समस्या है इसे सुधारा कैसे जा सकता है? क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, मगर देखिए ना, अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा तो मोरारजी देसाई जी भी कांग्रेस के बहुत ज़बरदस्त नेता थे, मगर इंदिरा गांधी के वक्त में वो चले गए। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से इकट्ठा किया और कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई। आज भी मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि सोनिया गांधी जी की सेहत ठीक हो जाए और ये वापस आ जाएं, तो ये वही तरह से कोशिश करें जैसे इंदिरा गांधी जी ने कोशिश की थी इस पार्टी को मजबूत करने की, कि अल्लाह इनको वो तौफीक दे कि इस पार्टी को फिर से मजबूत करें और इसको फिर से मुनज़्ज़म करें। आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बात करें फारूक साहब, लेकिन जो चैलेंज है वो ये है इस वक्त की कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए इसके क्या मायने में, वो आपसे थोड़ी देर में समझूंगी। लेकिन अगर नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बात करें, अगर 2 राज्यों में सिमट कर रह जाए एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और बीजेपी लगातार यही कहती आई, बीजेपी का नारा ही ये रहा कांग्रेस मुक्त भारत, क्या उसे लेकर आप वरी हो रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी आपको उसी दिशा में जाते हुए दिखाई देती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, पार्टियों में ये चैलेंजेस आते हैं, मगर अगर हिम्मत हो और आपका इरादा नेक हो तो मैं समझता हूँ कि इस मुसीबत से भी निकल आएगी ये जमात। कोई ऐसी बात नहीं है, ये जमात मिटने वाली नहीं है। जो ये समझते हैं कि कांग्रेस को मिटा सकते हैं वो गलत फहमी में है।
उनको उस गलतफहमी से निकलना चाहिए। कांग्रेस एक मजबूत जमात है और इंशाल्लाह आगे भी मजबूत जमात रहेगी। फारूक साहब, आप खुद एनसी को लीड करते हैं, उसमें उमर साहब भी हैं, एक इन्फ्लुएंस है आपका, आप हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर में। क्या ये कहा जाए, कांग्रेस को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, क्या उसका वो डिस्कनेक्ट है आम मासेस के साथ, जो कि आपकी पार्टी के केस में नहीं है? वो कनेक्ट आपका भी है और वो कनेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब का भी है। क्या वो डिस्कनेक्ट पार्टी को भारी पड़ रहा है इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ ये डिस्कनेक्ट दूर होगा। राहुल गांधी भी अक्लमंद आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये जो हुआ है वो समझ सकें और कोशिश करें कि ये दूरियां दूर करें और उन लोगों को अपने आप से दूर करें जो ये दूरियां पैदा कर रहे हैं। तब ये जमात मजबूत होगी और ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज होप एज दे से। लेकिन जो गुलाम नबी साहब ने चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके जो पीए हैं वो पार्टी को चला रहे हैं। तो ये आप देखते हैं एक डेंजरस ट्रेंड है किसी बड़ी पार्टी के लिए। इन्हें खुद अब अपनी तरफ से देखना चाहिए। ये दूसरे जो बताते हैं इन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और अपने दिल और दिमाग से समझकर इस जमात को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ ये भी कहूँगा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी कांग्रेस के भी इम्तिहान और भी हैं। हाँ, बहुत ही शायराना अंदाज में आपने ये बात कही है। आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव स्माइल। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए जयराम रमेश कह रहे हैं उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है। अब इस तरह के स्टेटमेंट्स, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आप स्टिल ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाजें आ रही हैं गुलाम नबी साहब ने धोखा दिया है। मैं समझता हूँ जो ये कह रहे हैं वो बहुत छोटी सोच के लोग हैं, बहुत छोटी सोच के लोग हैं, बहुत छोटी सोच के लोग हैं और ऐसे ही छोटी सोच के लोगों ने इस जमात का बेड़ा गर्क किया है। जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए इसके क्या मायने हैं सर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी साहब अपनी एक पार्टी लेकर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, पार्लियामेंट में उनकी तारीफ कर चुके हैं, तो हर ऑप्शन के खुले होने की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की यूनिट है उसमें भी बगावत के सुर बुलंद होने की बात कही जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाना जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए क्या मायने रखता है, क्या कहता है, कितना बड़ा चैलेंज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपनी जगह पे खड़ी है। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया है कांग्रेस का, ऐसी बात नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि वो क्या पार्टी बनाएंगे, कि जहाँ जाएंगे, ये तो उनका अपना फैसला है। वो काफ़ी कदावर नेता हैं, वो काफ़ी समझदार नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि वो फैसला करेंगे जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। आप अपनी पार्टी के दरवाजे खोलेंगे उनके लिए? हमारा दरवाज़ा तो हर के लिए खुला है। ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके लिए कोई दरवाज़ा बंद कोई नहीं करता। मेरे लास्ट दो सवाल हैं और वो मैं फारूक अब्दुल्ला, द सीनियर पॉलिटिशियन, द वेटरन से चाहती हूँ। अगर आज आपको राहुल गांधी को सलाह देनी हो, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी में सबसे बड़ा उनको जो एक शिकायत रही है वो राहुल गांधी से रही है, और आपने खुद कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को लीडरशिप पास ऑन की जाती है, आप उसका खुद एक उदाहरण है। आप क्या सलाह देंगे राहुल गांधी को? मैं उसे ये कहूँगा कि वालिद की तरह सोचो, इंदिरा गांधी की तरह सोचो और कोशिश करो अपने दिलो दिमाग को वसी करो और अपोजिशन व्यू जो है वो एक्सेप्ट करो, उसको समझो और ये मत समझो कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ है, बल्कि ये समझो ये तुम्हें मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरत है कि तुम अपने दिलो दिमाग से सोचो और अच्छा कदम उठाओ और सब्र और समझ के करो। जब साहब आप कहते हैं कि अपने वालिद की तरह सोचो, इंदिरा गांधी की तरह सोचो, तो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहेंगे राहुल गांधी लें उनसे? बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। कई लोग समझते हैं इनको पता ही कुछ नहीं है। मैंने कई दफ़ा इनसे बात की है, ये बहुत समझदार है। अफसोस तो मुझे इस बात का मुझे समझ नहीं आती फिर आगे हो क्या जाता है।
मगर बहुत समझदार हैं और न सिर्फ अपने वतन की पॉलिटिक्स जानते हैं बल्कि दुनिया की पॉलिटिक्स को जानते हैं। और जब मुझसे भी बात की है, मैं कई दफ़ा काफ़ी हैरान हो जाता हूँ कि कितनी नॉलेज है इसके पास। क्योंकि आपने मिसेस इंदिरा गांधी के साथ आपका एक कनेक्ट रहा, राजीव गांधी के साथ, आपके पिता का पंडित नेहरू के साथ। वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ, कौन सी क्वालिटीज आप चाहेंगे जो गांधी जनरेशन में पहले थी और ये जो मौजूदा जनरेशन है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आते हैं, वो क्वालिटीज ये जनरेशन अगर हासिल कर ले तो देश में जो स्ट्रांग ऑपोजिशन की बात आप कर रहे थे वो खड़ी हो जाएगी? फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, 3 चीज़ें, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। मेरे वालिद को इतने साल जेल रखा, मगर मेरे वालिद ने और जवाहरलाल में कभी दोस्ती में कमी नहीं आई। वतन के लिए हमें बहुत चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है। अगर हमने वतन को बनाना है तो वतन के लिए पहले हमने कुर्बानी सीखनी है। जब अपने आप को कुर्बान करना सीखोगे तो वतन को बचा सकोगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इन सभी को आपने क्लोजली देखा है, गांधी फैमिली के आप क्लोज भी रहे हैं, उनकी लीडरशिप आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल मैं गांधी जब इसको देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ मुझे इंदिरा गांधी नज़र आती है। इसकी सोच, इसकी समझ, इसका तरीका बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह है। बल्कि कई दफ़ा तो मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी दूसरी दफ़ा आ गई हैं। आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने कहा आपको उनमें इंदिरा गांधी नजर आती हैं, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में ज्यादा मजबूत होगी? बिल्कुल इंदिरा गांधी नजर आती हैं। ये तो मेरा फैसला नहीं हो सकता, ना मैं इसमें कोई सलाह हो बात सकती कर है। सकता। ये पार्टी का फैसला होगा, पार्टी फैसला करेगी। मैं इस बात में सलाह नहीं दूंगा इस जमात को। ये जमात खुद फैसला करेगी। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए सर वक्त निकाला, और आपकी जो सलाह है राहुल गांधी के लिए, हमारी कोशिश जरूर रहेगी वो सलाह हम राहुल गांधी तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सैफुद्दीन सोज हैं, और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी, जैसा कि आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी तो बीजेपी के लिए वरदान है। क्या कहें और क्या कहें, आप आए दिन देख ही रही हैं जिस ढंग के उनके फैसले हैं, जैसे उनके बचकाना हरकत हैं, जैसे उनके बयान हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कहेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये पूरा मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और इसके आंतरिक कलह जो है उसका ये परिणाम देखने को अपने को मिल रहा है। आदित्य जी, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने डिबेट के लिए बुलाया, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ, नहीं तो उनका विषय है, हमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जब नेतृत्व की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है और कांग्रेस की नीति और नीयत स्पष्ट रूप से देश देखने को मिल रही है, तो इस तरह की स्थिति पैदा होना किसी भी संगठन में संभव ही है, असंभव नहीं हो सकता। नेतृत्व पूरी तरह से विफल है। नेतृत्व को यही नहीं समझ में आता है कि मुझे करना क्या है, मुझे किस दिशा जाना है, किस तरफ चलना है, मेरी एक्टिविटीज देश के पक्ष में है कि देश विरोधी है। और ऐसे समय में जो एक बड़े चिंतन करने वाले लोग हैं या जो राष्ट्र के प्रति सोचने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक तरह की अकुलाहट पैदा हो जाती है, क्योंकि वो एक परिवारवादी पार्टी के बीच में फंसे होते हैं। अब परिवारवादी पार्टी की खासियत ये है कि उसमें किसी का कुछ चलेगा नहीं, वंशवादी पार्टी है, उसका नेतृत्व एक परिवार विशेष में है। वहां तो एक परिवार, एक पहले क्या होता था, राजा के सामने जो है सब चाटुकार ही तो इकट्ठे होते थे, कोई समझदार व्यक्ति थोड़ी ना खड़ा होता था, क्योंकि समझदार बोलेगा तो सर कट जाएगी उसकी। तो ये जो परिस्थिति इनकी यहाँ बनी और जो हम पिछले 10, 15, 20 सालों से देख रहे हैं, अभी मैं फारूक साहब को भी सुन रहा था, अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका, पर यदि उनकी पूरी बातों को आप सुने तो अंत वो जाकर क्या कहते हैं, वो एक परिवार के नेतृत्व से बाहर निकालने की बात ही नहीं करते कांग्रेस की।
क्योंकि खुद भी वंशवादी पार्टी है। बड़ा शान से बताया उन्होंने, मैंने अपने बेटे को दे दिया नेतृत्व, तो फिर मैंने कैसे सामंजस्य बैठा दिया। तो ये वंशवादी जो पार्टियां, आदित्य जी, ये जैसे जैसे लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है वैसे वैसे वंशवादी पार्टियां इसी तरह से धाराशाही होती चली जाएंगी। ठीक है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात लाल किले के प्राचीर से कही है, ये नासूर है पंजवाद ठीक है, जवाब ले लेते हैं सैफुद्दीन और इसको सोज देश की जनता आने वाले समय समाप्त भी करे। ठीक है, सैफुद्दीन सोज हमारे साथ है। सैफुद्दीन सोज, आपने सुना के शर्मा ने क्या आरोप लगाया कि वंशवादी पार्टियां जो हैं वो देश के लिए नासूर हैं। साथ ही जो गुलाम नबी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि 2013 के बाद से उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा जो सीनियर लीडर्स थे, जो एक्सपीरियंस यानी अनुभवी लीडर्स थे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने कोटरी का जिक्र किया, उन्होंने साइकोफैंस का जिक्र किया, चमचों का जिक्र किया और कहा ये पार्टी चला रहे थे। इस पर आपका जवाब? मेरा सोचना यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, अभी तक हैं, तो उनको अपने जो उनकी 5 सफ़े की जो चिट्ठी है वो भी मैंने देखी। उनके जो शिकायतें हैं, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी के साथ मिल के उन शिकायतों का समाधान होता, जवाब भी मिलता, सॉर्ट आउट हो सकता था। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर लगता है कि आज़ाद साहब का जी भर गया था कांग्रेस से, इसलिए उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की। और मेरे दिल में मलाल है क्योंकि गुलाम नबी साहब सीनियर आदमी है और मेरे उनके साथ दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात रहे हैं, रहेंगे भी। तो उनको प्रेस का रास्ता इख्तियार करके अपनी 5 सफ़े की चिट्ठी जो है उसके बाद उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की। नहीं तो इस चिट्ठी में जो मजमून है उसका जवाब दे सकती हैं सोनिया जी, और इस वक्त सोनिया जी चूँकि बीमार है, बाहर गई हैं, बल्कि एक लिहाज से आज़ाद साहब जो मेरा सवाल है जो आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उठाया इस चिट्ठी में, बाहर हैं राहुल जी, सैफुद्दीन सोज साहब, जब वो ये कहते हैं कि जो सीनियर लीडर्स हैं और जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उन्हें साइडलाइन किया गया है, कोटरी चला रही है पार्टी को, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आज सुनिए, वो तो आज़ाद साहब की जायज़ शिकायत है क्योंकि वो सीनियर आदमी है। उन्होंने अपने बारे में भी ये कहते हैं कि सीनियर लोगों की कदर नहीं है। ये तो ऐसी शिकायत है जिस पर सोनिया जी को गौर करके सारे कांग्रेस के लीडरों को बताना चाहिए था हकीकत क्या है। तो ये आज़ाद साहब का शिकवा है, आज़ाद साहब की शिकायत है, इस पर लीडरशिप को गौर करना चाहिए था। वो तो वक्त निकल गया। लेकिन आज़ाद साहब के कांग्रेस से बाहर जाने को मुझे दिल में बड़ी एक परेशानी से होगी क्योंकि ये सीनियर लीडर है, इनने काफ़ी दिया कांग्रेस को, कांग्रेस ने भी इनको बड़े ओहदों पर, बड़े पदों पर बिठाया और दोनों तरफ से वफादारी हुई। और अब आज के रोज़ आज़ाद साहब रूट के बाहर गए, तो ये इसका जवाब जो आज़ाद साहब के सवालात है, इसका जवाब तो सोनिया जी ही दे सकते हैं अगले ज़माने में। मगर मेरे दिल में ये ख्याल है कि आज़ाद साहब जो कांग्रेस से बाहर गए हैं उनके लिए भी दुराहा है। अच्छा ठीक है, आप ये जो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है, मैं जरा उनकी चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं मैं उन पर आपकी राय चाह रही हूँ सैफुद्दीन सोज साहब। उन्होंने राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने इमेच्योरिटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया गया राहुल गांधी द्वारा 2014 के इलेक्शन से पहले पूरे मीडिया के प्रेजेंस में, दरअसल इससे पार्टी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि यूपीए गवर्नमेंट आउट हो गई सत्ता से। ये दोनों तरफ का नुकसान होगा। वो ये है कि मगर एक बात मैं बताता हूँ, राहुल जी के खिलाफ जो इनकी शिकायत है उसका तो राहुल गांधी ही जवाब दे सकता है या सोनिया जी बता सकती है। लेकिन फिलहाल ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए एक दुराहा है। कांग्रेस एक सेकुलर महाज है। हिंदुस्तान में कांग्रेस जो है बहुत गनीमत पार्टी है कि हिंदुस्तान को एक रखने में कांग्रेस पार्टी ही रही है, और अदरवाइज
बीजेपी को वो गुर नहीं है वो हिंदुस्तान की सालिमियत की जमानत दे दे। तो आज़ाद साहब का बाहर जाना कांग्रेस के लिए भी नुकसान है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आज़ाद साहब के लिए दुराहा है। वो कांग्रेस से बाहर जब जाएंगे या तो अपने बल पर पार्टी बनाए, वो मैं तो मान सकता हूँ, वो कर सकते हैं, मगर ये सोचना कि और कोई पार्टी हिंदुस्तान में है। हाँ, अगर आज़ाद साहब को बहुत जल्द पार्लियामेंट में साहब आप बहुत संभल कर बोल रहे हैं तो सर, उनको तो मोदी जी के साथ पार्टी में ये जो सवाल है जो गुलाम नबी साहब ऐसा नहीं है। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए सोज साहब, बात सुनिए। ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस पार्टी के बारे में हम ये सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया। आपके जितने लीडर्स ने छोड़ी पार्टी, सबने एक ही बात की। अश्विनी कुमार जी ने कहा था मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। गुलाम नबी साहब ने तो ह्यूमिलिएशन की बात तो की, उन्होंने तो प्रताड़ित करने की भी बात की। उन्होंने तो ये भी कहा कि क्योंकि G23 बनाया गया। देखिए, पार्टी के भीतर का मामला इंटरनल मैटर है। अब इस पर राहुल और सोनिया जी ने तो कभी जवाब दिया नहीं, आज तक जवाब दिया उन्होंने? इतने सीनियर लीडर पार्टी छोड़कर चले गए, कभी कोई जवाब मिला आपको? सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनेंगे। वो ये कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और इनके सवालात का जवाब मिलना चाहिए, मगर मैं आपको ये कहता हूँ कि गुलाम नबी साहब के लिए एक दुराहा है। कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रांग सेक्युलर संगठन है। हिंदुस्तान के 6 लाख गाँव में हर गाँव में कांग्रेसी मौजूद है या कांग्रेसी खातून मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा सेक्युलर महाज है। इसी में आज़ाद साहब की पॉलिटिक्स निखर गई। तो गुलाम नबी साहब के लिए दुरा है। वो कहाँ, अगर वो अपनी आज़ाद पार्टी अलग बनाते हैं वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई जमात है जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की फिलॉसफी ऑफ सियासत की जो फिलॉसफी। सर, आप गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल आपकी पार्टी को लेकर पूछ रही हूँ। एक व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है, पर यहाँ पर आपका फोकस व्यक्ति पर है। तो पार्टी का भी ऐसे लग रहा फोकस व्यक्ति नहीं परिवार पर है। सर सुने तो सही, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, एग्रीमेंट में हूं कि ये वो ठीक है, वो ठीक। सुनिए, आज़ाद साहब का सवाल बजाय खुद सही है, ठीक है। इन्हें राहुल गांधी के बारे में वो जो कुछ कहते हैं जिम्मेदारी से कहते हैं और बहुत ही स्ट्रांग बड़े लीडर कहते हैं। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप भी कह रहे हैं राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व पर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं और कांग्रेस नेता संजय निरुपम हमारे साथ हैं। संजय निरुपम जी, के शर्मा जी, मैं आपको मंच दूंगी सर। संजय निरुपम जी, यहां पर सवाल वही है, आपने भी देखी होगी गुलाम नबी साहब की चिट्ठी, 5 पन्नों की चिट्ठी। इसकी अगर सबसे बड़ी हाईलाइट की बात की जाए तो वो राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, उनके जो लीडरशिप स्किल्स हैं, उन पर सीधे तौर पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं, नाराज हैं और कह रहे हैं अगर पार्टी ने अपना ग्राउंड कंसीड किया है राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर तो वो राहुल गांधी की वजह से हुआ है। वो कहते हैं नॉन सीरियस इंडिविजुअल। ऐसा है अदिति जी, गुलाम नबी आजाद को गुलाम नबी आजाद बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। पूरी जिंदगी सत्ता में रहे, सत्ता के जितने भी महत्वपूर्ण पद होते सारे पद खो गए। ये पद किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिया। ऐसा भी कोई बहुत बड़े मास लीडर तो नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनके योग्यता को सम्मान दिया और ज्यादा से ज्यादा मौका दिया। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि कभी ना कभी तो रिटायर होना पड़ेगा, कभी ना कभी तो घर बैठना पड़ेगा, कभी ना कभी तो नई पीढ़ी को आगे आने देने का मौका देना पड़ेगा। तो अब क्या चाहते हैं कि मुझे अब तक जो दिया आगे भी देते रहो। मुझे लगता है ज्यादा बड़ी पीड़ा ये है। अब जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे तमाम लोग जो भी नाराज होता है सवाल उठा के चला जाता है। जब तक पार्टी में रहता है सवाल नहीं उठाता, जब जाने को होता है तो राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा के चला जाता है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तारणहार हैं। राहुल गांधी देश के नौजवानों, महिलाओं, किसानों और जो भी गरीब वंचित लोग हैं उन सब के सवाल लेकर के लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार की जो भी गलत नीतियां, उन नीतियों के खिलाफ अगर बेखौफ कोई लड़ रहा है इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। और ऐसे राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी वापस आएगी और ऐसे राहुल गांधी की ताकत हमको बनना है। और ऐसे में
गुलाम नबी आजाद से भी उम्मीद थी कि उनकी सीनियोरिटी, उन्हें इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, सोनिया जी, सबके साथ काम किया। उनको राहुल जी के साथ खड़ा रहना चाहिए था, न कि एक स्वार्थवश ऐसे वक्त पे जब कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है तब कांग्रेस को छोड़ के चले जाना है। अच्छा चले गए, कोई बात नहीं, इस तरह से घटिया और ओछा आरोप लगा के नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के तारणहार हैं राहुल गांधी। मैं गुलाम नबी आजाद साहब की चिट्ठी से ही कोट कर रही हूँ सर। जब मैंने पढ़ा है क्या कुछ सुना? जी, उन्होंने कहा 49 असेंबली इलेक्शन में से सब कट कर दूंगा। फिर आप क्या सर करेंगे तो फोन कट कर दूंगा। नहीं सर, सवाल तो पूछना है मुझे। पढ़ लिया है, क्यों आप? हाँ तो सर, उसमें जब वो कह रहे हैं 49 में से 39 असेंबली इलेक्शन पार्टी हार गई, उस पर आपका क्या जवाब है? जी सर। अदिति जी, ऐसा है, आपको राहुल गांधी के खिलाफ चलाना है, जी टीवी को तो चलाते रहिए। सर इसमें जी टीवी कहाँ से आ गया और इसमें कैंपेन कहाँ से आ गई सर? आप रिपीट करना चाहते हैं? नहीं सर, इसमें जी टीवी और कैंपेन कहाँ से आ गई संजय निरुपम जी? ये तो गुलाम नबी आजाद तो आपकी पार्टी के लीडर है ना सर। जो लेटर आप गुलाम नबी आजाद तो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे सर। आपकी पार्टी ने बनाया? आपने बनाया था? नहीं, आप ही की पार्टी ने बनाया सर, और जनता ने बनाया। यही तो सर अगर वो कुछ कह रहे हैं और मैं आपसे जवाब मांग रही, तो इसमें कैंपेन कहाँ से आ गई राहुल गांधी के खिलाफ सर? वो जो कह रहे हैं हमको मालूम है, अब आप जवाब सवाल पूछिए। हाँ तो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपने कहा पार्टी के तारणहार हैं, और गुलाम नबी आजाद अकेले लीडर तो है नहीं। उन्होंने 23 नेताओं की बात की, सीनियर लीडर्स की बात की, उन्हें प्रताड़ित और ह्यूमिलिएट करने की बात की। अच्छा ऐसा है, गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं वर्षों तक। क्या कांग्रेस ने प्रताड़ित किया? गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया, क्या कांग्रेस ने प्रताड़ित किया? गुलाम नबी आजाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब प्रधानमंत्री थे तो स्वास्थ्य मंत्री थे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद आ चुके हैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या प्रताड़ित किया गया था? तो अगर आपको एक फिर से राज्यसभा का नॉमिनेशन नहीं मिला, आप ही नॉमिनेट नहीं हुए, अगर इसको प्रताड़ित करना कहते हैं, तो इतने बड़े नेता होके बहुत ही घटिया सा उदाहरण पेश कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता गांव में, गली में, शहरों में, मोहल्लों में बेचारे कांग्रेस का झंडा लिए घूम रहे, उनको तो कभी कुछ नहीं मिला। जो मिला आपको ही मिला, और एक बार नहीं मिला तो प्रताड़ित हो गए। ये स्वार्थ है, ये एक मतलब भाई वो तो कांग्रेस के भविष्य की बात कर रहे हैं ना संजय निरुपम जी। वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेस का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कांग्रेस के भविष्य की बात कर रहे हैं ना, तो जिस कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया, आज बगैर किसी अपेक्षा के उस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में आप लग जाते हैं। तो आपको तो पोजीशन चाहिए, आपको तो राज्यसभा चाहिए। ये सब ये सिर्फ एक बहाना है। तो कांग्रेस के भविष्य की चिंता एक बहाना है। आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। आपका भविष्य अंधकार में हो गया, इसलिए कांग्रेस का भविष्य अंधकार में हो गया। नहीं, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले नई पीढ़ी की बात की थी, तो जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रिसेंटली जयवीर शेरगिल, ये सब क्यों चले गए? अच्छा, ये जितेंद्र प्रसाद, ये लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, फिर लोकसभा हारे, फिर विधानसभा हारे। पार्टी मौके पे मौके दे रही है। उनको वेस्ट बंगाल का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया था, उसके बाद चले जाते हैं बीजेपी में। अब बताओ, कांग्रेस ने उनको धोखा दिया था क्या? कांग्रेस ने उनको प्रताड़ित किया था क्या? जब 4 बार टिकट देकर चुनाव लड़ाया, और जब मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनके असिस्टेंट एमओएस थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो वो प्रताड़ित किया था कांग्रेस पार्टी ने क्या? अरे आज कांग्रेस का खराब दौर है, कांग्रेस तकलीफ में है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ताकतवर पार्टी करके पूरे देश पे राज कर रही है। जिस तरीके से वो तमाम अपोजिशन पार्टी के नेताओं और पार्टियों को वो हैरास कर रहे हैं, परेशान कर, उसको टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नष्ट करने में लगे हैं। ऐसे में आपको मिलजुल करके, जिन लोगों को बहुत कुछ पार्टी ने दिया, उन सबको मिलके बैठ के पार्टी को कैसे फिर से मजबूती देनी है, पार्टी में नई ऊर्जा कैसे भरनी है, पार्टी को फिर से लड़ने के लायक। क्या पार्टी के अंदर ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड है क्या? आप ही का एक स्टेटमेंट था कि जो राहुल गांधी के क्लोज हैं उन्हें सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया जा रहा है। ये आपका पुराना स्टेटमेंट है 2019 का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारे लोग हैं थे, वो तो अब नहीं रहे, वो छोड़ के चले गए। ये तो वो लोग मतलब बेसिकली जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, या फिर राहुल गांधी की ताकत बनना चाहते हैं, राहुल गांधी में जिनका विश्वास है, राहुल गांधी में जिनकी आस्था है, जो चाहते हैं कि राहुल गांधी, जिनका विश्वास है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी का आगे नेतृत्व कर सकते हैं, राहुल गांधी को ही आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को डेलिबरेटली घेरना, घेर के उसको मतलब उसको कैसे ज्यादा कमजोर करना है, उसके पंख कैसे कतरने हैं, इस तरह का एक प्रयास चलता रहा है पार्टी में। ठीक है, लेकिन पार्टी में कोठरी का आरोप लगा रहे हैं आपके सीनियर लीडर्स, ये पहले लीडर नहीं है। यही बात कैप्टन अमरिंदर ने कही थी, जो लीडर पार्टी छोड़कर जा रहा है कोठरी की बात कर रहा है। अच्छा, गुलाम नबी आजाद भी कभी कोठरी में थे, इन पे भी आरोप लगता था कि ये भी कोठरी में है। तो कपिल सिब्बल साहब, कपिल सिब्बल
कोई मास-बेस्ड लीडर थे, बहुत बड़े लॉयर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, गांधी परिवार के केसेस लड़ते रहे, इसी बदौलत जयप्रकाश अग्रवाल की टिकट काट के उनको चांदनी चौक का टिकट दे दिया गया, कांग्रेस के माहौल में चुनाव जीत के आ गया, फिर सीधे मंत्री बनाया गया, HRD मिनिस्टर, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, अब और कितना चाहिए? अच्छा, ये सब मास लीडर नहीं तो मास लीडर क्या गांधी फैमिली के बाहर कोई नहीं है? बहुत है मास लीडर, आपको दिख रहे हैं अभी अशोक गहलोत आपको एक मास लीडर दिख रहे हैं, सचिन पायलट मास लीडर है, अभी आप जो बघेल साहब है वो मास लीडर है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब कोई मास लीडर थोड़ी है, ये सब तो दिल्ली में बैठकर राजनीति करते रहते हैं। गुलाम नबी जी का अपना कोई स्थान ही नहीं है, वो तो वाशिंग से चुनाव लड़ते थे, फिर कभी तो आपको नेशनल पॉलिटिक्स में लीडर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ मास लीडर की जरूरत नहीं होती एक पॉलिटिकल पार्टी में हर तरह के लीडर क्या हो सकते हो, तो कुछ लोग ग्रासरूट पे काम करते हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल इनपुट देते हैं पार्टी को, इतना से इनका भी इनपुट था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद का कुछ इनपुट नहीं था, लेकिन हमेशा ये कामयाब ही रहे, ऐसा भी नहीं है। कई स्टेट के प्रभारी थे, उस स्टेट में कांग्रेस खत्म ही हो गई इनके नेतृत्व में। जम्मू कश्मीर में भी तो कांग्रेस खत्म ही हो गई ना, इनकी यही तो नेतृत्व करते थे। जम्मू कश्मीर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये दिल्ली में बैठ करके आजाद साहब तय करते थे, और आज हालात ये आज कांग्रेस के क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर में देख। तो ऐसा नहीं, इनमें कुछ अच्छाइयां भी थी, मैं नहीं कह रहा कुछ सारी बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी थी, उन अच्छाइयों का लाभ पार्टी ने उठाया, बदले में इनको बहुत कुछ दिया भी गया। लेकिन आज जब है कि पार्टी को आप पूछते हैं तब पार्टी को कोच पिताओं को गाली देकर के आप निकलना चाह रहे हैं, उस पर कोई मातम तो नहीं मनाएगा? नहीं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि अब जो नया लीडर आएगा वो भी एक पपेट ही होगा। जो नया लीडर आएगा वो कहते हैं द चोजन वन वुड बी नथिंग मोर देन अ पपेट ऑन स्ट्रिंग। तो अभी ऐसा है, जब उनको जाना ही है तो जाते जाते जितने आरोप उनके पोटली में होंगे सारे आरोप लगा के जाएंगे। लेकिन हम तो ऐसा चाहते हैं, हम तो पपेट की बात करें, मैं तो चाहता हूँ राहुल गांधी नया लीडर आएगा कब? तौर पर चुनाव होना चाहिए। चलिए, उन्होंने तो कहा पपेट होगा, लेकिन ये नया लीडर आएगा कब? राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव का जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के तहत जो एक वैधानिक तरीका है, उस वैधानिक तरीके से हम चाहते हैं कि वो अध्यक्ष चुन करके आए, नॉमिनेशन भरे। अब चुनाव की जब तारीखें तय होगी तभी तो चुनाव होगा ना। आपने सुना होगा अभी हाल में कि इलेक्शन अथॉरिटी ने हमारे अनाउंस किया है कि 20 सितंबर तक, लेकिन हुआ कि 2-3 वीक और आगे बढ़ाएंगे किन्हीं कारणों से, तो कहीं जाके अक्टूबर में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। ठीक है, उम्मीद करेंगे जो कांग्रेस पार्टी देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है संजय जी, उसमें जो समस्याएं हैं, जो खामियां हैं, वो दूर की जाए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी कुमार जी हैं, कांग्रेस पार्टी की कई डेकेड्स तक इन्होंने सेवा की, कई दशकों तक, और फिर जो दर्द आपको आज गुलाम नबी आजाद साहब की चिट्ठी में दिखा, ये 5 पन्नों की चिट्ठी, कुछ ऐसा ही दर्द अश्विनी कुमार जी की भी आवाज में था। अश्विनी कुमार जी, आपने यही बातें उठाई थी, मुझे याद है हमारी और आपके बीच में संवाद हुआ था। इस चिट्ठी को जब आपने पढ़ा होगा, इस चिट्ठी में शब्द शायद अलग होंगे लेकिन जज्बात सेम है। जज्बात तो सेम हैं, और ये केवल उनके या मेरे जज्बात नहीं, बहुत से लोगों के कांग्रेस पार्टी में आज जज्बात हैं। और मुझे ये बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो हमारे पूर्वजों की पार्टी थी, जो देश के निर्माताओं की पार्टी थी, आज उस पार्टी का ये हशर हो रहा है। और मुझे ये कहने में भी बहुत संकोच सा महसूस हो रहा है कि सारी जिम्मेवारी, लोग कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति की है। मैं ऐसा नहीं मानता, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर पार्टी कि ये दुर्गत हो रही है, इतने सालों से हो रही है, कम से कम 2013-14 के बाद ये स्थिति बन रही है, तो कुछ गलत हो रहा है। मगर मुझे कोई सुधार की संभावना नजर नहीं आ रही। बहुत सोच विचार करके मैंने इस्तीफा दिया था, और ये कहा था उस वक्त, 5 पेज की चिट्ठी नहीं लिखी, 5 लाइनों की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बात पूरी कह दी थी कि अपने आत्मसम्मान के चलते हुए अब इस पार्टी में रह के देश या समाज की सेवा नहीं की जा सकती। ऐसी भावना क्यों हुई? बार बार ये पूछा जा रहा है कि साहब ये तो बहुत सीनियर लीडर थे सब लोग, इनको तो पार्टी ने बहुत से पद दिए, फिर वो क्यों चले गए? मैं आपको बताता हूँ, हर आदमी की जिंदगी में एक धैर्य का बांध होता है, वो बांध कभी ना कभी टूटता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को कोई जिम्मेवारी दी गई पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से, तो ये मत भूलिए कि 50 साल हम लोगों ने पार्टी को अपना खून पसीना दिया। अगर उसको 5 साल कोई वजीर बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं, और हर अच्छे और बुरे मौके पर साथ रहे। ये तो है नहीं कि पहली बार कांग्रेस की हाल बुरा हुआ है,
कई बार कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, कई बार कांग्रेस पार्टी हारी, मगर असल बात यह है कि आज हम गलतियों से सबक नहीं ले रहे और सोनिया जी की जजमेंट का जो प्रभाव होता था कांग्रेस पार्टी में, वो उसकी छाप आज नजर नहीं आ रही। वो बहुत संवेदनशील हैं, बहुत सक्षम हैं और मैं समझता हूं कि पार्टी में आज भी सम्माननीय नेता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, मगर इससे कांग्रेस पार्टी के भविष्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आज जो चल रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी अपना हिस्टोरिक रोल एज एन इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी देश में अदा नहीं कर सकेगी और मुझे इस बात का भी दुख, क्योंकि करना चाहिए। कांग्रेस मजबूत होती है तो विपक्ष मजबूत होता है, मगर आज कांग्रेस कमजोर हो रही है, विपक्ष कमजोर हो रहा है। इसलिए आज एक कैसा विकल्प उभरेगा मुझे मालूम नहीं, मगर देश अपना रास्ता खोज लेगा। अगर कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, देश अपनी रास्ते से नहीं भटकेगा, देश अपना रास्ता निकाल लेगा, ये मेरा मानना है। अश्विनी कुमार जी, आपने मिसेस गांधी के लिए आपने कहा कि उनकी बातों में अब उस सम्मान की छाप दिखाई नहीं देती जो पहले दिखाई देती थी, लेकिन आपको लगता है इसमें कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा किरदार है जिसका जिक्र गुलाम नबी आजाद साहब की इस चिट्ठी में है, राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी इस वक्त राहुल गांधी के जो डिसीजंस हैं या जो उनकी नेतृत्व क्षमता है उसकी कीमत चुका रही है? कम से कम जितने सीनियर लीडर्स ने पार्टी छोड़ी है वो इसी को लेकर स्टेटमेंट्स देते आए हैं। देखिए, मैंने आज तक कभी किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की, कभी आक्षेप नहीं लगाया, कभी इल्जाम नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाऊंगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी एक पार्टी की करनी या न करनी से सारी पार्टी डूबती है, पर यह बात जरूर सोचने वाली है कि पार्टी का लगातार पतन 2014 से ही क्यों हो रहा है। पहले तो पार्टी चल रही थी, अब 2014 के बाद डी फैक्टो या इफेक्टिव नेता पार्टी का आज कौन है सभी जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं, देश वाले भी जानते हैं। सो कहीं ना कहीं जो लोग फैसले ले रहे हैं, जिनके पास आज अधिकार है फैसले लेने का, उनको अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। अगर पार्टी जीती है तब श्रेय उनका है, अगर पार्टी पतन की ओर जा रही है तो जिम्मेवारी भी उनकी है। इसलिए इस राजनीति में किसी भी लीडर को अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं चाहिए। आप आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि बिल्ली भाग गई, आप चाहे आंख बंद कर लीजिए, मगर चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस का आज ये हाल हो रहा है। मैं क्योंकि अब पार्टी में नहीं हूं, मैं ना तो किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहना चाहता हूं, ना ही मैं समझता हूं कि मेरी जगह है कि मैं उनको सुझाव दूं। श्रीमती सोनिया गांधी जी बहुत सक्षम नेता हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, वो सभी सारी स्थिति से वाकिफ हैं, पर वो एक माँ भी हैं, वो चाहती हैं कि उनका बेटा आगे आके कांग्रेस का नेतृत्व संभाले। अब इसमें भी मैं कोई गलती महसूस नहीं करता, पर क्या करें, देश को मानना पड़ेगा ना। नेता तो देश वाले बनाते हैं, नेता तो लोग बनाते हैं, केवल पार्टी नहीं बनाती। एक जमाना था जब देश का नेता, एक जमाना था अदिति जी जब देश का नेता कांग्रेस पार्टी का नेता होता था। अब ये समझा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का नेता बनेगा वो देश का नेता बन जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है जी। तो पुत्र मोह की बात यहाँ पर के शर्मा जी इन्होंने की, वैसे इस पुत्र मोह का फायदा तो आप ही को हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट का जिक्र मैंने पहले किया कि बीजेपी के लिए वरदान है और बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस पार्टी तो खुद ही ले जा रही है आपको उस दिशा में, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये ठीक है आप जो कह रही हैं कि इसका लाभ हमको हो रहा है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। अब मजबूत विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि अब ये कमजोर हो रहे तो उसको मजबूत करने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब विपक्ष इस तरह टूटता है, इस तरह वीक होता है, तो वो किस तरह के कामों से जुड़ जाता है, किस तरह के लोग उसमें जुड़ जाते हैं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसी के कारण आप देखते हैं कि जब हमारा चीन के साथ में हमारे सैनिक सीमा पर जो है अड़े हुए हैं और एक तरह का इतना गर्म और अटैकिंग माहौल है, वैसे समय पे एक विपक्षी दल का नेता जाकर चाइना के दूतावास चला जाता है और रात को वहां पर उनके यहाँ डिनर करता है, बैठता है।
और बाद में पूछने पर कहता है कि मैं उनसे कुछ बात करने गया था। तो ऐसी चीजें इस परिस्थिति में घटती हैं आदित्य जी, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह के इनके इर्द गिर्द लोग बैठे और समझदार लोग नहीं होते हैं। मैं एक बात आपसे आज इस गुलाम साहब के एक पत्र पे, गुलाम नबी साहब के एक पत्र से कहना चाहता हूँ। 2013 में एक अध्यादेश को जिस तरह इन्होंने मनमोहन सिंह द्वारा जो अध्यादेश कैबिनेट की था, उसको इस तरह से इन्होंने फाड़ के फेंका। मैं समझता हूं कि उस समय के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, यदि आपको उस समय का घटना का संज्ञान हो, तो किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया था उनके समर्थन में। कुछ तथाकथित चाटुकारों को छोड़कर कि देखिए ये युवा नेता का ये और वो दुनिया भर की प्रशंसा चाटुकारों ने राहुल गांधी के बीच गए, लेकिन कोई वरिष्ठ नेता उस समय जो था वो उसके पक्ष में नहीं दिखा, क्योंकि उनको एक घुटन उसी बात का जिक्र गुलाम साहब कहते हैं, नबी साहब, आजाद साहब की देखिए कितना बचकाना हरकत था। और ऐसा नेता हमें थोप दिया गया 20 साल तक आगे, यानी 14-15 साल तक, कि जिसकी ऐसी हरकत, जो कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान नहीं करता, जो कि जिसकी जो है ऐसी हरकत कि वो संविधान का सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को हमें नेतृत्व करने के लिए थोप दिया गया है। तो अभी मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, अभी ये देखिए चाटुकारों की भक्ति क्या होती है। अभी संजय निरूपम भी थे आपके उसमें, आओ आप पर आरोप, जी टीवी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनका लेटर क्यों पढ़ रही हैं। अरे भाई लेटर लिखा है उन्होंने, सार्वजनिक किया हुआ, तो आपने जवाब भी दिया, लेकिन उनकी वो देखिए। और अभी बता रहे हैं इनको छोड़ के गए, कि अभी ये छोड़ के जा रहे हैं। मैं इनको, संजय जी को एक जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से आदित्य जी, 2014 से यदि आप 19 तक देख लें तो कांग्रेस पार्टी के कम से कम 28 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री जो दो यूपीए सरकार में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी जी, उन लोगों ने पार्टियां छोड़ी। और 6 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें जोगी से लेके तमाम, अभी वो कह रहे हैं सबको गिना रहे, मास लीडर नहीं थे, मास लीडर नहीं थे। मैं पूछना चाहता कि जाखड़ जी मास लीडर नहीं थे, कैप्टन अमरिंदर मास लीडर नहीं थे, संजय बहुत बड़े मास लीडर हैं बॉम्बे में, अपने को बता रहे थे कि दूसरे, ठीक है, ये इनका आपसी लड़ाई, यही तो मैं कह रहा हूं, ये अंतर कला इनका ऐसा है कि इस चाटुकारिता की लड़ाई में लोगों के उसको खो दिया गया। और ये जब परिपक्व नहीं होता आदित्य जी और समझदार नहीं होता, तो वो देश विरोधी हरकतों को बढ़ावा देता है, वो राजनीति जमीन पे नहीं लड़ता। अभी जो पॉलिटिकल डिस्कशन है सर, उसमें मेरा सवाल है, आपकी पार्टी में तो नहीं आ रहे हैं जी? आपकी पार्टी में तो नहीं आ रहे हैं आप गुलाम नबी आजाद साहब? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और जिस तरह का मैं आज कल्पना, कई बयाने मैंने ऐसे सुनी है कि प्रधानमंत्री जी के उनका वो किया तो बड़ा वो, अरे साहब, दुनिया में अच्छे, ऐसा नहीं है कि आप विपक्षी दल में हैं या वैचारिक रूप से आपका हमारा कोई मतभेद है तो आप यदि अच्छे इंसान हैं तो आपकी प्रशंसा ना हो। यदि आपने कहीं बहुत अच्छा, यही तो बड़ा दिल है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रशंसा का जिक्र आप विपक्ष में होते हुए भी यदि, ठीक, आपने जिस प्रशंसा की बात की, वो एक इंटरेस्टिंग एक्सचेंज था पार्लियामेंट के अंदर, वो हम अपने दर्शकों को इस वक्त सुनाना चाहेंगे। उसके बाद सैफुद्दीन सोज साहब आपको फ्लो दूंगी मैं, सुनिए। मैं एक गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर
अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूंगा। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं प्राइम मिनिस्टर का करता हूं कि आपने सबको सुना, आपने इतना समय 2 घंटे से ज्यादा यहां समय दिया। आप बहुत भावुक हुए और सच है, हकीकत। अगर सच बताएं सर, मेरे माता पिता की जब डेथ हुई, मेरे आंखों से आंसू निकले, लेकिन मैं चिल्ला के रो नहीं पाया। मैंने जिंदगी में सिर्फ चिल्ला के रोया। और जब रोता है इंसान तो वो कोई चिल्ला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं। वो थी पहली संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत, अलग अलग जगह थी, क्योंकि तीनों मौतें अचानक हो गई थी। शायद अगर नेचुरल मौत होती तो वो चीख नहीं निकलती। तो ये वो एक्सचेंज था पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री मोदी और गुलाम नबी आजाद साहब के बीच हुआ था। सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, आप सुन रहे हैं लगातार वो नेता जो पार्टी छोड़कर गए। अभी आपने सुना पुत्र मोह का जिक्र किया था। अभी अश्विनी कुमार जी ने पुत्र मोह का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी को पुत्र मोह भारी पड़ रहा है, ये कह रहे थे वो। सुनिए, मैं कह चुका हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसको फरामोश किया नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी वक्त वक्त पर इनको इज्जत दे दी। ऐसा नहीं है कि इनको इज्जत नहीं मिली। और इसलिए कुछ लोग आज के दिन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से अब इनकी अकोमोडेशन का नहीं हुआ तो ये नाराज़ हो गए। वो भी एक पहलू है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जिस टक्कर के लीडर हैं, इनके साथ अब भी कांग्रेस में वो लोग होते जो सोनिया जी बाहर है, अगर दिल्ली में होती शायद कुछ लोग बीच बचाव करके उनको कहते कि कांग्रेस पार्टी को अब भी गुलाम नबी आज़ाद की ज़रूरत है और उनको भी सेकुलर समाज से, सेकुलर संगठन में रहना चाहिए। तो ये बदकिस्मती हो गई। लेकिन मेरा एक गिला है, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी दो राहे पर हैं। सेकुलर समाज को छोड़कर उनको बाहर जाना है तो सेकुलर मिजाज से सेकुलर संगठन में ही रहेंगे। या तो वो अपनी आज़ाद जमात बनाएंगे या कांग्रेस जैसे बड़े सेकुलर महाज से बाहर जो है जगह
जिसमें उनकी उठान हो सकती है, लेकिन वो उनकी जो सेकुलरिज्म की सियासत है वो नहीं उसको छोड़ सकते। तो इसलिए मुझे कुछ मलाल भी है कि आज़ाद साहब को सोनिया जी के साथ जो 5 सफ़े की चिट्ठी है ये लड़ाई लड़नी चाहिए, और मुझे लगता है कि सोनिया जी इनके सवालात को जवाब देकर इनको मुतमईन कर सकती है। मैंने जनवरी 2013 के बाद से वो ये बात कह रहे हैं कि एक तरह की लड़ाई ही लड़ी जा रही है। कई रिएक्शंस हैं, सुनिए। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इससे कमजोर होगी, मगर आज चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि वो अपना आप में सोचे और आत्मनिरीक्षण करे कि एक के बाद एक जो सीनियर नेता हैं, जो बहुत ही वचनबद्ध नेता रहे इतने सालों तक, वो पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। इस वक्त देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऑपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है। आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। बीजेपी के लिए 2024 के लिए देखिए, बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे, मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। फर्स्टली इट इज़ अ बिग सेटबैक। जो ये चिट्ठी आई है एक बहुत बड़ा झटका है। जो जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनख्वाही हैं, जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज़ हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रिया जो है वो मिल रही हैं। गुलाम नबी आजाद जिनकी ये 5 पन्नों की चिट्ठी, जिसे लेकर पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि क्या कुछ गुलाम नबी आजाद साहब द्वारा अपनी इस चिट्ठी में लिखा गया। उन्होंने याद दिलाया कि वो कैसे 5 दशकों से ज्यादा इस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया सोनिया गांधी को इस चिट्ठी में कि उन्होंने उनके पति राजीव गांधी को किस तरह इंडियन यूथ कांग्रेस में ज्वाइन कराया था और कैसे राजीव गांधी की अहम जर्नी में उनका योगदान रहा था, अहम पड़ाव पर, और चुनौतियों के सामने किस तरह वो खड़े रहे कांग्रेस पार्टी के साथ, गांधी फैमिली के साथ। लेकिन अब एक गांधी की वजह से ही उनके मन में खटास है और वो गांधी कोई और नहीं,
सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी हैं, जिनकी नेतृत्व क्षमता पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में सवाल उठाए हैं और एक कोटरी द्वारा ग्रैंड ओल्ड पार्टी चलाए जाने के संगीन आरोप लगाए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोके में। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।